नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साइंस एनसीईआरटी सीरीज क्लास 6 to 12 के इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स प्राणियों में पोषण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चंस पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड है और सारे क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड ऑफ फूड इंजेशन इन बीज एंड हमिंग बर्ड? देखिए, सबसे पहले इंजेशन अंतर्ग्रहण की बात करें, ये भोजन को मुख में रखने की प्रक्रिया होती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मधुमक्खी या जो हमिंग बर्ड है, ये भोजन को कैसे अपने मुख में रखते हैं? क्या ये भोजन को काटते हैं, निगलते हैं, चूसते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भोजन को क्या करते हैं? ये भोजन को चूसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना पोषण कहलाता है? नहीं। पोषण का शाब्दिक अर्थ होता है खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को अवशोषित करना। ठीक है। जटिल खाद्य पदार्थों को सिंपलर प्रोडक्ट में तोड़ना, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। नहीं, इसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं, इसको हम लोग पाचन कहते हैं। बड़े या फिर जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है शरीर भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करता है एवं शरीर उनका उपयोग करता है, पाचन कहलाता है। देखिए, शरीर भोजन से पोषक तत्व को प्राप्त करता है और उपयोग करता है, तो ये प्रक्रिया पाचन नहीं, ये प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है, यानी कि डाइजेशन नहीं, ये प्रक्रिया कहलाएगा न्यूट्रिशन। तो कह रहा है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कोई भी करेक्ट नहीं है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट एवं कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीड्स ऑन एनिमल्स विथ कैल्शियम कार्बोनेट एंड हार्ड सेल? क्या ये स्टार फिश है, मरमर पक्षी है, घोंघा है, या चींटी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार फिश। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार फिश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन में सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी होती है? देखिए, पाचन के प्रक्रिया की अगर हम बात करें, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की अगर हम बात करें, तो जो स्टेप 1 है इसको हम बोलते हैं इंजेशन। स्टेप 1 है इंजेशन, जिसको कि हम हिंदी में कहेंगे अंतग्रहण। स्टेप नंबर ये 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 है डाइजेशन, जिसको आप कहते हैं पाचन। इसके बाद स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो ये होता है एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवशोषण। स्टेप नंबर 4 होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं स्वांगीकरण। और फिर जो लास्ट आपका 5th स्टेप है, ये कहलाता है डिफेकेशन। लास्ट स्टेप है डिफेकेशन, डिफेकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परित्याग। तो सबसे पहले इंजेशन की अगर हम बात करें, अंतग्रहण क्या है? तो अंतग्रहण भोजन को मुख में रखने की प्रक्रिया होती है। पाचन का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। डाइजेशन का मतलब होता है बिगर मॉलिक्यूल
का स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना, बिगर मॉलिक्यूल का स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना कहलाता है डाइजेशन। और हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 चीजों का ही पाचन होता है। हमारे शरीर में पहला चीज जो डाइजेस्ट होगा, ये डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, और जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा चीज जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है ये है फैट, और जब हमारे शरीर में फैट का डाइजेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तीसरा चीज जिसका डाइजेशन हमारे शरीर में होता है ये है प्रोटीन, और जब प्रोटीन का पाचन होता है हमारे शरीर में तो ये कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में। तो देखिए पहला स्टेप है हमारा इंजेशन। तो इंजेशन क्या है? भोजन को मुख में रखने की प्रक्रिया। पाचन बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, जैसे कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, फैट का फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन का एमिनो एसिड में टूटना। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि पचे हुए भोजन से जो भी पोषक तत्व आपको मिल रहे हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, तो इनका एब्जॉर्प्शन, अवशोषित करना क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा कि जब ये अवशोषित हो जाएंगे तो ये ब्लड के साथ मिल करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाएंगे। तो ये प्रक्रिया हमारा कहलाएगा एसिमिलेशन, जिसको स्वांगीकरण कहते हैं। अब जो भोजन हमारा नहीं पच सका, या जो मल के रूप में, या जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनका शरीर से बाहर निकलना कहलाएगा डिफेकेशन। तो क्वेश्चन है कि पाचन का पहला प्रक्रिया कौन सा है? तो पाचन का पहला प्रक्रिया है इंजेशन। पाचन का पहला प्रक्रिया क्या है? इंजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में पाचन शुरू होता है। देखिए ह्यूमन में अगर हम बात करें तो ह्यूमन में डाइजेशन का शुरुआत कहां से होता है? तो एक चीज तो समझ लीजिए कि सबसे पहले थोड़ा सा आपको हम ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा देते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव का पाचन तंत्र। तो अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये रहा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। यह है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां पर आप देख लीजिए। और ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। चलिए बैकग्राउंड भी इसका व्हाइट ही कर देते हैं। देखिए ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये शुरू होता है कहां से? तो ये शुरू होता है माउथ से, यहां से शुरू होता है माउथ से, और ये एंड कहां पर करता है? एनस पर। तो अगर हम बात करें, इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है आहार नाल। तो ये आहार नाल का विस्तार कहां से कहां तक मिलता है? तो ये आहार नाल का विस्तार है आपका माउथ से लेकर के एनस तक। माउथ से लेकर के एनस तक। अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई जो है ये करीब करीब 30 से लेकर के 33 फीट होता है। तो 30 से लेकर के 33 फीट एक लंबी नली है जिसमें भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। अब यहां तक अगर हम क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भोजन पहुंचेगा माउथ में, या जिसको आप दूसरे शब्दों में बक्कल कैविटी भी कहते हैं। इसके बाद भोजन आता है कहां पर? तो यहां पर एक कॉमन सा पैसेज आपको देखने को मिलता है जिसको हम नाम देते हैं फेरिंग्स, जिसको हम ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका के बाद ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ईसोफेगस, जिसको हम ग्रास नली कहते हैं। तो ईसोफेगस के माध्यम से फिर ये भोजन कहां पहुंच जाता है? हमारे स्टमक में। ये भोजन कहां पहुंच जाएगा? हमारे स्टमक, अमाशय में, पेट में। स्टमक के बाद जो है यहां पर ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि भोजन आ जाएगा छोटी आंत में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन।
और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद सबसे आखिरी में क्या है, तो सबसे आखिरी में है एनस, जिसको हम गुर्दा द्वार कहते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी को भी आप याद रखिएगा कि हमारे शरीर में भोजन कैसे और किस प्रकार से गुजरता है। तो सवाल है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर था कि मानव में पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो मानव में पाचन शुरू होता है मुख से, और माउथ में पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि की अगर हम बात करें कि इसका संख्या कितना होता है, इसका नंबर कितना होता है, तो इसका जो संख्या है ये होता है 3 पेयर, यानी कि 3 जोड़ी। और लार ग्रंथि की अगर हम बात करें तो लार ग्रंथि जो है सलाइवा, देखिए सलाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, तो सलाइवरी ग्लैंड से निकलेगा सलाइवा, यानी कि लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, तो लार ग्रंथि से निकलेगा लार। और इस लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक का नाम है टाइलिन और दूसरे का नाम होता है लाइसोजाइम। और ये जो टाइलिन है, ये जो टाइलिन नाम का एंजाइम आप देख रहे हैं, ये टाइलिन का काम क्या है कि ये स्टार्च को, टाइलिन का काम क्या है कि ये स्टार्च को, या आप कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को ये किस में ब्रेक कर देता है, तो ये ब्रेक कर देता है माल्टोज में। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ये ब्रेक कर देता है किस में, तो ये ब्रेक कर देता है माल्टोज में। फिर से लिख देते हैं थोड़ा फ्रेश करके। तो ये टाइलिन क्या करेगा, तो इसका काम है कि स्टार्च को या जो कार्बोहाइड्रेट है इसको ये किस में ब्रेक कर देगा, तो इसको ये ब्रेक कर देता है माल्टोज में। और यहीं से हमारे शरीर में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और इसीलिए हम लोग टाइलिन को जो है, टाइलिन को सलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। बाकी इसका काम क्या है लाइसोजाइम का, तो ये जो हमारे भोजन में हानिकारक रोगाणु उपस्थित होते हैं इसको नष्ट करने का काम करता है। इसलिए लाइसोसोम को एंटी बैक्टीरियल एंजाइम भी कहा जाता है। तो सवाल है कि मानव में पाचन कहां से शुरू होता है, तो पाचन शुरू होता है माउथ से। कहां से शुरू होगा, माउथ से। अगर कोई पूछे कि मुंह से किसका पाचन शुरू होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होगा। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाएगा, यहां पर माल्टोज में बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है कि मानव में पाचन का सही क्रम क्या है। तो आ गया सवाल, मानव में पाचन का सही क्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले मुख गुहिका, ग्रास नली, क्षुद्रांत या आमाशय। तो सबसे पहले भोजन कहां पर आएगा, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के बाद आएगा ओसोफेगस में, फिर माफ कीजिएगा, ओसोफेगस के बाद आ जाएगा कहां पर, स्टमक में। और स्टमक के बाद कहां पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए आपको बताए कि सबसे पहले भोजन कहां पर आएगा, तो सबसे पहले जो है भोजन आएगा बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से कहां जाता है, पैरिंग्स, ग्रसिका में। ग्रसिका से फिर कहां जाएगा, तो ओसोफेगस, ग्रास नली से होते हुए ये कहां पहुंच जाएगा, स्टमक में। स्टमक के बाद ये कहां पहुंच जाएगा, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद ये कहां पहुंच जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद फिर एनस के द्वारा जो है ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले बक्कल कैविटी, फिर ओसोफेगस, तब स्टमक, तब स्मॉल इंटेस्टाइन। 1 2 3 4, यानी कि 1 2 ऑप्शन 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। कहता है कि आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आहार नाल की लंबाई मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत तक होती है, तो यही गलत है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग देखिए कि जो आहार नाल है इसका लंबाई कहां से है, तो ये माउथ से एनस तक है, यानी कि मुख गुहा से लेकर के ये एनस तक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, एनस तक है, तो यही गलत हो गया। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट। बाकी आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। अभी आपको बताया इंजेक्शन, भोजन को मुख में रखने की प्रक्रिया। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है, भी सही। देखिए अब एक चीज और समझिएगा, अगर हम बात करें
कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक चीज समझ लीजिए, अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इसमें आप देखिए कि एलिमेंट्री कैनाल है, जो कि आपका कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ये माउथ से लेकर के एनस तक विस्तृत है। और दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा इसमें होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, या जिसको आप एसोसिएटिव ग्लैंड बोलते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है सहायक ग्रंथि। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, सहायक ग्रंथि कहेंगे। और इसकी अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे माउथ में आ जाइए, तो माउथ में आपको मिलता है जैसे तीथ हो गया, जैसे टंग हो गया, जीभ हो गया, जैसे आप सलाइवरी ग्लैंड को देख लीजिए, लार ग्रंथि हो गया, इसके बाद आप लीवर को देख लीजिए, यकृत, पैनक्रियाज को देख लीजिए, ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट है। ये सब किसका है, डाइजेस्टिव, यानी कि ये सब जो है पाचन में सहायक होते हैं। जैसे यहां पर लीवर हो गया, जैसे यहां पर पैनक्रियाज हो गया, जैसे यहां पर गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है, यहां पर सलाइवरी ग्लैंड हो गया, तो ये सब किस में आ जाएगा, ये सब सहायक ग्रंथियां में आ जाएगी। तो यहां पर सवाल था कि आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है, सही है। और शरीर के विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है, ये भी सही है। तो गलत कथन पहला था, पहला हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक बार दांत को भी आपको दिखा देते हैं। हमारे शरीर में 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं। तो 4 प्रकार का जो हमारा दांत होता है, देखिए हमारे शरीर में 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार का दांत कौन कौन है। तो 4 प्रकार का जो दांत है, एक होता है इंसीजर, जिसको आप कृंतक कहते हैं। दूसरा होता है केनाइन, जिसको रदनक कहते हैं। तीसरा होता है प्रीमोलर, जिसको हम अग्र चवर्णक कहते हैं। और चौथा होता है मोलर, जिसको कि हम चवर्णक कहते हैं। अब इसमें देखिएगा कि इंसीजर कहां पर है। तो ये आगे का जो 4 दांत आप देख रहे हैं, ये हो गया इंसीजर। ये आगे का 4 दांत हो गया इंसीजर। इसके बगल का एक एक दांत हो गया केनाइन, ठीक है। इसके बाद ये हो गया प्री मोलर, 2 दांत यहां पर हो गया प्री मोलर, ये वाला हो गया प्री मोलर। और इसके बाद ये भी दांत प्री मोलर, ये भी प्री मोलर। इसके बाद ये हो जाएगा मोलर, ये सब आपका मोलर, ये सब आपके हो गए मोलर, ये भी मोलर, ये भी मोलर। जिसमें अगर देखिएगा कि इंसीजर का काम क्या है, तो ये आगे का दांत आपका हो गया इंसीजर। इसका काम होता है भोजन को पकड़ना या काटना। इसके बगल वाला केनाइन चीर फाड़ करना। और प्री मोलर और मोलर का काम होता है भोजन को चबाना। तो दांत कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। नेक्स्ट आ जाइए, दूध के दांत लगभग कितने वर्ष तक रहते हैं। तो दूध का जो दांत है, ये लगभग जो है आपका 8 वर्ष तक रहता है और ये धीरे धीरे टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने या भेदने या फाड़ने का काम आता है। तो ये केनाइन का काम है। ये किसका काम है, केनाइन। देखिए ये जो यहाँ पर आप दांत देख रहे हैं, ये वाला दांत और ये वाला, यानी कि इंसीजर के बगल वाला ये जो दांत देख रहे हैं, ये काफी नुकीला होता है, यही भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल है कि दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। चॉकलेट बिल्कुल सही, चीनी युक्त मिठाई और ठंडा पेय, ये तीनों जो है दांतों को क्या कर सकता है, सड़ा सकता है। और याद रखिएगा, जब दांत का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है तो दांत सड़ने लग जाता है। तो कहता है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीभ का कार्य निम्न में से नहीं है। जीभ का कौन सा काम नहीं है। तो जीभ का काम है भोजन में लार को मिलाने का कार्य, सही है। भोजन को निगलने में भी सहायता करती है, ठीक है।
और जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिसकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। ये भी सही। देखिए एक बार जीभ भी आपको दिखा देते हैं, एक बार टंग को भी आप देख ही लीजिए। देखिए ये है टंग, और टंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टंग है इसमें 4 प्रकार का स्वाद कलिका है। हमारे टंग में 4 प्रकार के स्वाद कलिका हैं। कौन कौन? तो एक आप देख सकते हैं इस रीजन में क्या हो गया, स्वीट। इसके बगल में क्या है, तो इसके बगल में है सॉल्टी। इसके बगल में यहां पर क्या है, सॉवर। और सबसे पीछे क्या है, तो सबसे पीछे है बीटर। तो ये सब जो है जीभ का काम है। तो जीभ का काम कौन सा, जीभ का कार्य निम्न में से नहीं है। जीभ का कार्य निम्न में से नहीं है, तो ये तो सब काम है ना। निम्न में से जीभ का कार्य निम्न में से है। क्वेश्चन होना चाहिए था कि जीभ में से कार्य विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द टंग, तो उपयुक्त सभी हो जाता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। कहता है कि जीभ का अगला भाग मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है। देखिए तो ये अगला भाग जो है ये मीठे के प्रति संवेदनशील है, ये तो सही है। पिछला भाग कड़वा स्वाद के लिए प्रति संवेदनशील होता है, ये भी सही। देखिए पिछला भाग जो है वीटर यानी कि कड़वा के लिए संवेदनशील है। पार्श्व भाग नमकीन और खट्टे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कि साइड वाला जो है खट्टा और नमकीन। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, तो ये भी तो सही है। तो असत्य कथन कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए 14 नंबर सवाल, निगला हुआ भोजन सर्वप्रथम कहां जाता है। तो जब भी हम भोजन को निगलते हैं तो ये सबसे पहले कहां जाता है, अमाशय में, क्षुद्रांत में, बृहदांत्र में, या ग्रास नली में। ये कहां पर जाएगा, तो ये जाएगा ग्रास नली में। फिर से आपको दिखाते हैं, जैसे ही आप भोजन को क्या करेंगे, जैसे ही भोजन को आप निगलेंगे, देखिए जैसे आप भोजन को यहां से क्या करते हैं, निगलते हैं, तो ये भोजन सबसे पहले कहां पर आएगा, ग्रास नली में आएगा। भोजन कहां पर आ जाएगा, तो भोजन आ जाएगा ग्रास नली में। सबसे पहले भोजन कहां पर आ जाएगा, ग्रास नली में। और याद रखिएगा ग्रास नली में जो भोजन की गतिविधि होती है इसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। कौन सा मूवमेंट इसको कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, क्रमांकुचन विधि कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वमन तब होती है जब ग्रसिका भोजन को स्वीकार नहीं करती, नहीं, यानी कि वमन मतलब वोमिटिंग। वोमिटिंग कब होता है, तो जब अमाशय भोजन को स्वीकार नहीं करती। ये सही है। तो कह रहा है उपयुक्त में से असत्य कौन सा है, तो कथन एक हमारा असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है। तो ये हमारे स्टमक का, ये हमारा स्टमक जो है इसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है। ठीक है, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि स्टडी ऑफ स्टमक क्या कहलाता है, अमाशय का अध्ययन क्या कहलाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग भी कौन होता है, अमाशय होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। तो देखिए हमारा जो स्टमक है, हमारा स्टमक में होता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस 4 चीजों के मिलने से बनता है। एक इसमें होता है पेप्सिन, दूसरा इसमें होता है रेनिन, तीसरा इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और चौथा होता है वाटर। पेप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन करना, इसका काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। रेनिन की अगर हम बात करें तो इसका काम है मिल्क प्रोटीन, केसिन का पाचन करना। और ये जो HCl है ये अम्लीय माहौल को तैयार करता है जिसमें कि रेनिन और पेप्सिन काम कर सकते। और वाटर जो है कंसंट्रेशन को, गैस्ट्रिक जूस का pH वैल्यू कितना होता है 1.5, गैस्ट्रिक जूस का pH मान कितना होता है, तो याद रखिएगा गैस्ट्रिक जूस का pH मान होता है, गैस्ट्रिक जूस का pH मान होता है 1.5। तो इसके सांद्रता को कम करने का काम कौन करता है, वाटर करता है। तो सवाल है कि हमारे स्टमक में कौन सा अम्ल का स्राव होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
आहार नाल के किस भाग द्वारा जठर रस का स्राव होगा? तो ये अमाशय, किसके द्वारा? अमाशय के द्वारा। नेक्स्ट है अमाशय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जठर रस का स्राव अमाशय के श्लेष्मा से होता है, बिल्कुल सही। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव भी अमाशय से होता है, ठीक है। अमाशय में भोजन अम्लीय बनता है, बिल्कुल सही। एसिड है तो यहाँ पर एसिडिक नेचर होगा। अमाशय में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा हानिकारक जीवाणु भी नष्ट किया जाता है, ये भी सही। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सब सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जठर रस का कार्य है। द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज टू। वसा को सरल पदार्थों में विघटित करना नहीं। वसा का पाचन याद रखिएगा छोटी आंत से प्रारंभ होगा। कार्बोहाइड्रेट को सरल पदार्थ में विघटित करना नहीं। गैस्ट्रिक जूस जो है प्रोटीन को पचाने का काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी आहार नलिका है। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, याद रखिएगा। इसका लंबाई जो है आपका करीब करीब 6 मीटर के अप्रॉक्स में होता है। कितना मीटर? 6 मीटर के अप्रॉक्स में, या जो आप कह सकते हैं कि 20 से ये 22 फीट लंबा होता है, ठीक है। जबकि बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत आपकी 6 मीटर के अप्रॉक्स में ही होती है। तो लॉन्गेस्ट पार्ट क्षुद्रांत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन है जो अग्नाशय एवं यकृत से स्राव रस को प्राप्त करता है? ये छोटी आंत हो जाएगी, ऑप्शन सी। देखिए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, अग्नाशय। देखिए यहां पर जो ह्यूमन, देखिए यहां पर हमारा लीवर है, ध्यान से यहां से समझेंगे। यहां पर ये हमारा पैनक्रियाज है, और पैनक्रियाज अपने पैनक्रिएटिक जूस को यहां पर छोड़ता है। कहां पर? ये छोटी आंत का पहला भाग है जिसको हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं, ग्रहण। ये छोटी आंत की प्रथम भाग है, यहीं पर ये छोड़ेगा। लीवर बाइल जूस को बनाएगा, ये गॉल ब्लैडर में जमा हो जाएगा, फिर गॉल ब्लैडर यहां पर ड्यूडेनम में क्या करेगा? छोड़ देगा इसको। तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन है जो अग्नाशय एवं यकृत से स्राव प्राप्त करता है? तो क्षुद्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। और याद रखिएगा ये एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये कैसा ग्लैंड है? वही स्रावी ग्रंथि है। पीत रस का श्रवण होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत का संग्रहण होता है, तो इसको स्टोर करके रखने का काम करेगा गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पीत रस किसके पाचन में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये वसा के इमल्सिफिकेशन में सहायक होता है, क्योंकि पीत रस की अगर हम बात करें तो इसमें वाइल्ड सॉल्ट पाए जाते हैं। कौन कौन? तो एक सॉल्ट हो गया जिसका नाम है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और इसमें दूसरा एक सॉल्ट पाया जाता है जिसका नाम है सोडियम टौरोकोलेट। और ये दोनों क्या करता है? तो ये दोनों का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा को इमल्सीकृत करना, यानी कि वसा में जल के बूंद को मिलाकर के इसको छोटे छोटे भागों में ये क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बृहदांत्र में आंतरस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, तो नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई पाचन नहीं होता है, पाचन हमारा समाप्त छोटी आंत में ही हो जाती है, ठीक है। तो गलत कथन यही है, तो यह हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत के भीति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। हालांकि इंग्लिश में नहीं है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग अवशोषण कहेंगे, है ना। हिंदी में आंसर ही दे दिया। वायु एवं भोजन मार्ग किसमें एक होते हैं? तो ये ग्रसनी में होता है। ये कहां पर होगा? ग्रसनी में होगा, है ना। ग्रसनी का चर्चा हम एक पिछले लेक्चर में कर भी चुके हैं। क्लास 6 का कोई एक चैप्टर में आया था, देख लीजिएगा उसको पीछे के लेक्चर में जाकर। तो 30 का हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है, किसकी आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, इसे दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। तो ये छोटी आंत। देखिए छोटी आंत की अगर हम बात करें तो छोटी आंत का होता है 3 भाग। छोटी आंत का 3 भाग होता है। ये प्रथम भाग ड्यूडेनम, बीच का भाग कहलाएगा ज़ियोजेनम और आखिरी भाग कहलाएगा इलियम। ये छोटी आंत का जो सबसे आखिरी भाग है जिसको हम लोग इलियम कहते हैं, तो इलियम पर इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं विल्ली, दीर्घरोम। इसी को विल्ली या इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसी को हिंदी में कहा जाता है दीर्घरोम। इसका काम है पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन किसकी सहायता से होता है। तो हमारे सेल के अंदर जो ग्लूकोज है C6H12O6 ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और फिर ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और यहाँ से एटीपी के रूप में 38 एटीपी एनर्जी को भी रिलीज करता है। तो ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इसको स्वांगीकरण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे, एसिमिलेशन। नेक्स्ट है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता कहां पर भेज दिया जाता है। तो जिसका डाइजेशन नहीं हुआ या जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया ये बड़ी आंत में भेज दिया जाएगा। ठीक है, और बड़ी आंत के बाद जो है बृहदांत्र। बृहदांत्र देखिए सिंपल सी बात, बृहदांत्र कहने का मतलब ये भी बड़ी आंत का ही पार्ट है, हालांकि इसको हम सिक्कम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सिक्कम। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का 3 भाग होता है। इसका पहला भाग जो है, ये पहला भाग कहलाता है सिक्कम, दूसरा भाग कहलाता है कोलोन और तीसरा भाग कहलाता है रेक्टम। तो सिक्कम को ही हम लोग कहते हैं बृहदांत्र। ठीक है, कोलोन को हम लोग कहेंगे उंडुक और रेक्टम को कहते हैं मलाशय। तो ये बड़ी आंत के पहली भाग सिक्कम में आ जाएगा। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहदांत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 35, रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बंटा होता है। ठीक है, रूमिनेंट में भोजन का आंशिक पाचन होता है, सही। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, सही। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है और इसे चबाता है। इसे रोमंथन यानी जुगाली करना कहलाता है, यह भी सही है। तो नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तीनों यहां पर सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल्यूलोज के बारे में, घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हिरन आदि के रुमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते, ये भी सही है। देखिए मानव जो है सेल्यूलोज का पाचन पहले करता था, ठीक है ना, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए ही जो है हमारे बॉडी में, आपको एक बार दिखा देते हैं डायग्राम फिर से। यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, यहां पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं अपेंडिक्स। तो यही पहले सेल्यूलोज का पाचन करता था, लेकिन अब जो है ये निष्क्रिय है, एक प्रकार का ये अवशेषी अंग बन करके रह चुका है, क्योंकि अब हमारे अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहां पर तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट 37, पादाभ जो गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायक होती है निम्न में से किसमें पाया जाता है। देखिए स्यूडोपोडिया का चर्चा किया है, आपको दिखा देते हैं ये डायग्राम भी। स्यूडोपोडिया देखिए ये है अमीबा, ये क्या है, तो ये है अमीबा। और अमीबा के अंदर जो है, अमीबा के अंदर जो है ये जो इसका फॉल्स फीट देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है ना, जो कि मूवमेंट में, चलने में और भोजन को पकड़ने में सहायक होता है।
तो ये किस में पाया जाता है? ये अमीबा में पाया जाएगा। अमीबा प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है और ये एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। बिल्कुल सही, प्रोटिस्टा है और ये पानी में पाया जाता है। अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलते रहता है। बिल्कुल सही, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका शेप जो है अमीबा का, ये रेगुलर अपने शेप को बदलता रहता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धाड़ियां होती है। देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर जो है एक सेल मेम्ब्रेन भी है और बुलबुले के समान अनेक क्या है, धाड़ियां भी पाई जा रही है और गोल सघन एक केंद्रक भी है। ये देख सकते हैं गोल सघन सा ये केंद्रक भी है। तो ये भी सही कथन हो गया। तो कहता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए इस सेशन का आखिरी प्रश्न था, और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का आगे का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।